नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। राजनीतिक घटनाक्रम लगातार बदल रहे हैं और एनडीए गठबंधन के घटक दलों के बीच जो सिर्फ उटौवल जारी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उसका दायरा अब कई दूसरे राज्यों में भी फैलता दिख रहा है। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में पहले से ही चल रहा है। और इसके अलावा जब चुनाव हो रहे हैं, आने वाले दिनों में दिल्ली में चुनाव होने हैं, तो चुनाव से पहले मुद्दों की बात अब नहीं होती है, अब बात होती है बयानबाजी की। और बयानबाजी भी नहीं बल्कि अभद्र बयानबाजियों की, उसकी चर्चा हम करेंगे। और उस बयानबाजी को लेकर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर घिरी नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता घिरे नजर आ रहे हैं, उसको लेकर चर्चा होगी आज के इस कार्यक्रम में। लेकिन पहले बात करते हैं कि किस तरह से बिहार के बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम बदलते दिखाई पड़ रहे हैं, उनका असर अब दूसरे राज्यों में किस तरह से बढ़ता चला जा रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश में एनडीए के घटक दलों के बीच, वहां एनडीए की सरकार है लेकिन एनडीए के घटक दलों के बीच जिस तरह से आपसी खींचतान चल रही है, एनडीए के पहले एक घटक दल अपना दल की तरफ से लगातार सरकार पर तमाम आरोप लगाते गए, उनके नेता, कैबिनेट मंत्री, और अभी भी लगा रहे हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं। उसके बाद अब दूसरी पार्टियों का भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और सरकार को चेतावनी दी जा रही है कि अगर यही स्थिति रही तो 2027 में सरकार बनाने का सपना भूल जाएं। वहीं दिल्ली में जब सरकार बनाने का सपना भारतीय जनता पार्टी देख रही है तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के बयानबाजियां एक बार फिर चर्चा में बनी हुई है। ताजा तरीन मामला कालकाजी से, दिल्ली में जो कालकाजी विधानसभा क्षेत्र है वहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेश चंद्र बिधूड़ी, उन्होंने जिस तरह से बयान दिए हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ, दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी के खिलाफ, उसे लेकर इस समय न केवल राजनीतिक पार्टियों में विरोध वाले स्वर सुनाई दे रहे हैं, आलोचना हो रही है, निंदा हो रही है, बल्कि गैर राजनीतिक लोगों की तरफ से भी आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है। किस तरह से आतिशी के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी की है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और दिखाएंगे आपको कि कैसे उस पर प्रतिक्रिया दी जा रही है। लेकिन गंभीर बात और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस तरह की बयानबाजियों का भी समर्थन सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से उसकी कोई निंदा नहीं की जा रही है, इस तरह के बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। रमेश चंद्र बिधूड़ी ने जिस तरह का बयान दिया है, हालांकि उन्होंने यह कहते हुए माफी जरूर मांगी कि अगर किसी को तकलीफ हुई हो, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस तरह के बयान देने से पहले उन्होंने सोचा नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। सांसद भी रह चुके हैं और उनका रिकॉर्ड ऐसा ही रहा है। तो अमलेंदु जी, जिस तरह से उनका बयान आया है सामने, तो क्या ये इस तरह के बयान उनके राजनीतिक कद को बढ़ाने वाले होते हैं? क्योंकि लोकसभा में जब हमने देखा था वहां उन्होंने बयान दिया, उसके बाद उनको राजस्थान में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर भेज दिया गया। अब उनको यहां से जब विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया है तब वो बयान दे रहे हैं। बीजेपी के नेताओं की तरफ से उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। इसको क्या समझा जाए? हालांकि राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आ रही है बल्कि निंदा की जा रही है, न सिर्फ विधूड़ी की बल्कि भारतीय जनता पार्टी की भी। देखिए समीर जी, निंदा तो विपक्षी दलों ने अमित शाह के बयान की भी की थी, जो उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर दिया था, जिस तरीके से अपमान किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस पर कोई किसी तरीके की माफ़ी नहीं आई, अमित शाह ने भी कोई माफ़ी नहीं मांगी। लग ऐसा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब रिटायर होने वाले हैं और उनकी जगह लेने के लिए वहाँ कोई अंतर्द्वंद्व और एक अंतर संघर्ष चल रहा है। रमेश बिधूड़ी शायद नरेंद्र मोदी से टक्कर लेना चाहते हैं कि कौन कितना नीचे गिर सकता है इस मामले में, तो वो लेना 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड से टक्कर लेने के लिए जो है शायद ये जुमला उन्होंने रमेश बिधूड़ी ने बोला। विपक्षी दलों का इस तरीके का आरोप है कि रमेश बिधूड़ी जो है वो निम्नतम स्तर को दिखा रहे हैं। और ये भारत सोशल मीडिया पे भी इस तरह की बातें हो रही कि जब शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ऐसे बयान आएंगे तो दूसरे नेता क्यों नहीं देंगे? हाँ, सोशल मीडिया पे तो हो ही नहीं है समझिए, सोशल मीडिया पे तो खैर बातें होती रहती है, लेकिन राजनीतिक दलों की तरफ से भी अब ये बातें आ रही हैं कि वो टक्कर अब मोदी जी को दे रहे हैं। जैसे नरेंद्र मोदी ने बंगाल में जाकर दीदी और दीदी किया था, उसी तरीके से शायद रमेश बिधूड़ी ये सोच रहे हैं कि वो मोदी जी से टक्कर ले सकते हैं और प्रधानमंत्री पद के भारतीय जनता पार्टी में दावेदार वो हो सकते हैं। तो ये खतरा जो है वो अमित शाह जी के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए, हिमंता विश्व शर्मा के लिए एक नया खतरा जो शायद रमेश बिधूड़ी बनकर भारतीय जनता पार्टी में उभर रहे हैं, इसको ऐसे
से भी देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, इसको इस तरह से देखा जा सकता है, लेकिन राजनीतिक दलों की तरफ से जबरदस्त निंदा की जा रही है इस तरह के बयानों की। एक बार सुनेंगे नई दिल्ली से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। जिस तरह से रमेश चंद्र विधूड़ी ने बयान दिए हैं कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी के खिलाफ और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ, बहुत ही उन्होंने एक अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, उसकी उन पर निंदा हो रही है। लेकिन यह कहकर उन्होंने हालांकि माफी जरूर मांगी है कि अगर किसी को ठेस पहुंची हो, लेकिन सवाल यह है कि अभद्र भाषा का किसी के प्रति आप व्यक्तिगत तौर पर किसी पर अगर इस तरह का आरोप लगाएंगे, या आरोप नहीं बल्कि आप टिप्पणी कर रहे हैं, तो फिर उससे किसी को ठेस क्यों नहीं पहुंचेगी। लेकिन ठेस पहुंचे या ना पहुंचे, ये आपके संस्कार को भी दिखाता है, जिसकी बात राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है कि आखिर आप किस तरह से महिलाओं के प्रति इस तरह की टिप्पणी कर सकते हैं एक सार्वजनिक मंच पर, और वो भी तब जब आप खुद विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार हैं। सुनते हैं क्या कहा है संदीप दीक्षित ने रमेश चंद्र विधूड़ी की इस टिप्पणी पर। विधूड़ी जी इन चीजों को पहले भी कहते रहे, कोई नई बात नहीं है। आश्चर्य की बात यह है, और ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पड़ता है, कि जो व्यक्ति पहले भी अपशब्दों का इस्तेमाल कर चुका है, जिसकी भाषा पे कोई संयम नहीं है, वो आप उसको एक कैंडिडेट बनाते हो, वो भी एक महत्वपूर्ण सीट से। और स्वाभाविक है, जैसे ही उस आदमी को मौका मिलेगा वो इस तरह की टिप्पणियां करेगा। उन्होंने प्रियंका जी के बारे में बहुत अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, शाम को मुख्यमंत्री जी के बारे में इस तरीके की भाषा की, ये निंदनीय मुझे नहीं लगता। इन चीजों पे केवल एक माफी से बनता है। मैं तो आशा करूंगा कि पार्टी में कोई न कोई इस पर एक्शन लेगा। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी से भी एक बात कहना चाहता हूं। आपको याद होगा 10-12 साल बाद आप सार्वजनिक रूप से तमाम नेताओं के बारे में बहुत भद्दी टिप्पणियां किया करते थे। कोई ऐसा शब्द नहीं था गिरा हुआ जो आपने इस्तेमाल न किया हो, चाहे शीला दीक्षित जी की बात हो, चाहे सोनिया जी की बात हो, चाहे और बड़े नेताओं की बात हो। हर हद को तोड़कर आपने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो किसी भी सभ्य समाज में या राजनीति में जिसकी जगह नहीं होती है। और आज भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके की एक कल्चर जो है इन पर थोप रही है। तो आम आदमी पार्टी को याद होना चाहिए कि जब आप कभी इस तरीके के काम करते हैं कि आप राजनीति को ही और सार्वजनिक व्यवहार को अगर आप गिरा दें, तो ये दूर चल के इसके बहुत खराब परिणाम होते हैं। तो ये अमलेंदु जी वही बात कह रहे हैं संदीप दीक्षित भी, कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में जब शीर्ष नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं, तो जाहिर तौर पर जो छोटे नेता हैं, उनके बाद की जनरेशन के नेता हैं, वो भी इस तरह की बयानबाजी करेंगे ही। और माफी भी मांगी रमेश चंद्र विधूड़ी ने, लेकिन उनका माफी मांगने का भी जो तरीका रहा वो भी बहुत ही एक अजीबोगरीब तरीका रहा। उन्होंने कहा कि अगर किसी को ठेस लग रही है, किसी को बुरा लग गया, तो मैं माफी मांग रहा हूं। जो यानी जो बात उन्होंने कही, उनको लगता है कि ये बातें बहुत सामान्य है उनकी निगाह में, और लगी हो किसी को माफी तो वो ठेस लगी हो तो माफी मांग ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यही कि ठेस लगी हो तो माफी मांग लेना, और ठेस नहीं लगी तो माफी नहीं मांगेंगे जी। यानी अगर किसी को ठेस नहीं लगी तो माफी नहीं मांगेंगे, तो ये उनका कहना। इसका मतलब उन्होंने माफी मांगी ही नहीं है। अब यहाँ तो समीर जी देखिए, अगर इस तरीके का बयान किसी कांग्रेस के नेता ने अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता के लिए दे दिया होता, नरेंद्र मोदी के लिए दे दिया होता, तो आप समझिए कि क्या हो रहा होता सब सड़कों पर। तो ये तो कांग्रेसियों का भी नाकारापन है कि आपके सबसे बड़ी नेताओं में से एक के विरुद्ध जो है, 1-2 टके का भारतीय जनता पार्टी का नेता जो है वो इस तरह की टिप्पणी कर रहा है, पूरी कांग्रेस जो है खामोश बैठी हुई है, सोई हुई है। तो ये कांग्रेसियों का भी अपना जो है वो स्तर जो वो देखने को मिल रहा है। तो कांग्रेसियों को उस पर करना चाहिए, भाई उनका मसला क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन देश जरूर चिंतित है कि भारतीय जनता पार्टी अब कितना और नीचे गिरेगी। हाँ, उसका जो राजनीति का स्तर है वो कितना नीचे गिरता जा रहा है, उसमें भाषा का जैसे लगता है कि कोई महत्व ही नहीं रह गया है। जी बिल्कुल, महत्व ही नहीं रह गया। यही समझ में आ रहा है कि कोई जो है वो महत्व है ही नहीं भाषा का, और स्तर कुछ है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी का। असल में ये भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है वो रमेश विधूड़ी ने सामने रखा है। पहले अमित शाह ने रखा था डॉक्टर अंबेडकर के मसले पर, डॉक्टर अंबेडकर का भरी सभा में अपमान करके, और अब जो है ये रमेश विधूड़ी ने भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं को लेकर जो
असली चरित्र चेहरा है वो सामने रख दिया है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो अभी जब नारी शक्ति बंधन अधिनियम लेकर आ रही थी, स्पेशल सत्र बुलाया गया था लोकसभा का, साहब नारी शक्ति बंधन, ये नारी शक्ति बंधन जो है ऐसे बंधन होता है नारी शक्ति का, ये बता दी भारतीय जनता वही सवाल पूछा जा रहा है। और ऐसा नहीं है विपक्षी इस समय इस रमेश चंद्र विधूड़ी के इस बयान को लेकर जबरदस्त हमलावर हैं। आतिशी को लेकर उन्होंने जो बयान दिया या फिर प्रियंका गांधी पर जिस तरह से टिप्पणी की उसको लेकर विपक्ष के निशाने पर है और उनकी आलोचना लगातार हो रही है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी इस मामले में उन पर तीखी टिप्पणी की है और भारतीय जनता पार्टी को नसीहत दी है कि इस तरह के नेताओं की इस तरह की टिप्पणियों को वो कैसे स्वीकार कर पा रही है, क्या वो चाहती है या उसकी सहमति से स्वीकृति से इस तरह की बयानबाजी हो रही है। मनीष सिसोदिया के बयान को सुनाएंगे, लेकिन यह बात वास्तव में बहुत गंभीर है क्योंकि ऐसे बयान देने वाले तमाम नेताओं को जब भारतीय जनता पार्टी में अच्छे पदों से यानी उनको एक तरह से प्रोन्नत किया जाता है, उनका प्रमोशन किया जाता है, तो फिर यह सवाल उठते हैं कि इस तरह के बयान उनके जो होते हैं नेताओं के, इसका मतलब पार्टी की सहमति होती है। तात्कालिक रूप से भले ही माफी मांग ले, लेकिन उसके बाद उनको उसमें पार्टी में उनका कद बढ़ जाता है। ऐसे कई नाम हैं, तमाम आपत्तिजनक नारे लगाए गए हैं बीजेपी के नेताओं की ओर से, मंत्री रहते हुए नेताओं ने नारे लगाए हैं और उनको महत्वपूर्ण जगहों पर महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया जाता है। यानी कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस तरह की बातें, इस तरह के बयान, ये सारी चीजें बीजेपी नेताओं के बायोडाटा में एक कह लीजिए कि गुणात्मक वृद्धि करती हैं, ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल, ये लगता है जैसे 5 स्टार जो है उनके सीने पे बैज लग गया है। हाँ। ये मालूम पड़ता है, यानी वो तमगा लगाकर इसको घूमते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। और देखिए समीर जी, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों को सम्मानित भी किया है। हाँ, आपको याद होगा कि मायावती जी के लिए दयाशंकर सिंह जो इस समय उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, उन्होंने किस तरीके का बयान दिया था। पहले उनको पार्टी से निकाला गया, फिर पार्टी में ले लिया गया और अब मंत्री भी हैं और सुशोभित कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। नरेंद्र मोदी के जर्सी गाय से लेकर के और कांग्रेस की विधवा तक, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड से लेकर दीदी और दीदी तक कितने वक्तव्य हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री बने हुए भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। तो अब नरेंद्र मोदी से यही टक्कर भारतीय जनता पार्टी के नेता लेते हैं कि देखते हैं कि कौन ज्यादा नीचे गिर सकता है इस मामले में। जी बिल्कुल, और सुनते हैं एक बार मनीष सिसोदिया को किस तरह से उन्होंने रमेश चंद्र विधूड़ी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। लेकिन ये बात ये स्पष्ट है कि इस मुद्दे को लेकर दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो रमेश चंद्र विधूड़ी ने बयान दिए हैं महिला नेताओं के खिलाफ, आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की, वो एक बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है। सुनते हैं पहले मनीष सिसोदिया को क्या कह रहे हैं। प्रियंका गांधी के बारे में बोला, उससे माफी मांगी, फिर सीएम आतिशी के लिए बोला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, रमेश विधूड़ी जी जो बोलते हैं वो अपने नेताओं से डिस्कस किए बिना बोलते होंगे या अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स के बिना इशारे पे बोलते होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है कि महिलाओं के ऊपर भद्दी टिप्पणी करो, महिला मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी करो, उनके व्यक्तित्व पर टिप्पणी करो और फिर उनका ऐसे सार्वजनिक मंच से मजाक उड़ाओ। कल जिस मंच से प्रधानमंत्री जी दिल्ली की जनता से अपील कर रहे थे कि उनकी सरकार बनवा दो, उसी मंच से रमेश विधूड़ी जी महिलाओं को गालियां दे रहे थे, महिलाओं पे अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि क्या वो इसकी बात से सहमत हैं कि नहीं है। क्या वो रमेश विधूड़ी जी जैसे व्यक्ति को ही दिल्ली की राजनीति में आगे लाने के लिए वोट मांग रहे हैं लोगों से। सर, अभी तक किसी भी बीजेपी नेता का भी बयान इस पर नहीं आया है, आपको क्या? मैं तो खुद कह रहा हूं ना कि प्रधानमंत्री जी को बयान देना चाहिए। अगली बार प्रधानमंत्री जी जब रैली में आए तो रमेश विधूड़ी जी के साथ या तो गले लगा के बता दें कि मैं चाहता हूं कि दिल्ली की स्कूल व्यवस्था, दिल्ली की अस्पतालों की व्यवस्था, दिल्ली के बिजली पानी की व्यवस्था सब रमेश विधूड़ी जी जैसे नेताओं को सौंपनी है, जिसमें वो बैठ के इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे। दिल्ली की सारे टीचर्स की टीम को इनको सौंप दिया जाए जिसके ऊपर रमेश विधूड़ी जी ऐसे करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी अगली बार वोट मांगें तो रमेश विधूड़ी जी के नाम पे मांगे कि मैं ऐसी अभद्र भाषा बोलने वाली राजनीति दिल्ली पे थोपना चाहता हूं, उसको वोट दे दो। सर, एक अंतिम सवाल, आज जब तो ये सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं कि इस तरह की टिप्पणी करने वाले नेताओं को उनका संरक्षण मिल रहा है। और ये कितनी गंभीर बात है।
और बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि कैसे अगर इतना उनसे प्रेम है तो ये बता दें कि हाँ, रमेश विधूड़ी जैसे नेताओं को ही दिल्ली की कमान सौंपने की तैयारी कर रहे हैं वो। और जैसा अभी आपने कहा अमलेंदु जी कि ये इस तरह के नेताओं को जिस तरह से प्रमोशन मिलता रहा पार्टी में, तो इसमें कोई संदेह की बात भी नहीं है कि ऐसे नेताओं को सौंपने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि बीजेपी के पास वही नेता है जिनकी टिप्पणियों को लेकर लगातार चर्चा होती रहती है। बहरहाल इस मामले में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घिरी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी न केवल विपक्ष से घिरी हुई है, विपक्ष के नेताओं के निशाने पर है, विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है, बल्कि अपने सहयोगी दलों के निशाने पर भी है। बिहार से जो राजनीतिक घटनाक्रम का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन में आने की जिस तरह की अटकलें लग रही थी, उन अटकलों को कुछ विराम देने की कोशिश की है, उस पे अभी लग रहा है कि विराम लगा है, क्योंकि तेजस्वी यादव जिस तरह से अब नीतीश को लेकर हमलावर हुए हैं, उससे यह लग रहा है कि नीतीश कुमार की अब दोबारा इंडिया गठबंधन में वापसी हो पाना शायद संभव ना हो। उसके पीछे तमाम राजनीतिक कारण बताए जा रहे हैं और यह भी बताया जा रहा है कि अब नीतीश कुमार की राजनीतिक स्थिति जो भारतीय जनता पार्टी के लिए है, राजनीतिक हैसियत, वही इंडिया गठबंधन के लिए है। यानी दोनों ही गठबंधन उनको अब किसी तरह का उपयोगी नहीं समझ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हाँ समीर जी, ऐसा लग रहा है, या फिर ये हो सकता है कि दोनों गठबंधन नीतीश पर ये दबाव बना रहे हो कि वो अपनी कम क्षमता के साथ कम बार्गेनिंग पावर के साथ आए। बस अंतर इतना रहेगा कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में अगर आएंगे तो सम्मान के साथ रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो रोज अपमान का घूट पीकर रहेंगे। बस केवल अंतर इतना रहेगा। अब तेजस्वी यादव ने कल रात में जिस तरीके से हमला बोला नीतीश कुमार के ऊपर, उससे ये लगा कि शायद फिलहाल के लिए कुछ विराम जो है वो नीतीश कुमार की इंडिया में एंट्री पर लगा है। और 18 तारीख को जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और यह समझा जा रहा है कि नीतीश कुमार अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि पहले लालू प्रसाद यादव उस बैठक में क्या फैसला लेते हैं। क्योंकि नीतीश ने तेजस्वी ने जिस तरीके से हमला बोलना शुरू किया है, इसका मतलब तेजस्वी शायद नीतीश को लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन मीसा भारती जो है वो बहुत डिप्लोमेटिक बयान दे रही हैं और लालू प्रसाद यादव ने तो खुलकर जो था वो स्वागत कर दिया कि आइए आपके लिए यहाँ आकर काम कीजिए। तो नीतीश कुमार देखना ये चाहते हैं कि तेजस्वी कहीं ज्यादा हावी तो नहीं हो जाएंगे। हो सकता है कि इसको लेकर कुछ अभी चल रहा हो, संशय हो। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि नीतीश कुमार की लालू प्रसाद यादव के साथ अंदरूनी कोई बातचीत हो चुकी है और मीसा भारती ने भी उसका संकेत दिया कि दोनों मित्र हैं, इशारों इशारों में कुछ बातें करते हैं। इसका मतलब कि इशारों इशारों में लालू और नीतीश के कुछ डील पक्की हो चुकी है, लेकिन तेजस्वी शायद उस डील में भी कोई अड़ंगा लगा रहे हैं। कल जो उन्होंने ट्वीट किया समीर जी वो काफी महत्वपूर्ण, कल रात में उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद आज सुबह भी किया है। पहले कल वाले ट्वीट की अगर आप चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल, कल ट्वीट किया है और लगातार जो घटनाक्रम बदल रहे हैं उस पर हमारे साथी अविनाश भी कुछ जो नई खबरें हैं लेकर आए हुए हैं। पहले तेजस्वी के ट्वीट का जिक्र कर ले जो उन्होंने कल किया है। लिखा है उन्होंने कि 2005 से पहले किसी के पास चेहरा था, वो सवाल पूछ रहे हैं। 2005 के बाद सब बढ़िया चेहरा तो हम न लगवाए हैं जी, पहले कोई बोलती थी तो हम न सिखाए हैं जी। ये बिल्कुल नीतीश कुमार जिस भाषा में जिस तरीके से बोलते हैं वैसे ही वो तमाम सवाल पूछ रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात ये जो तीसरी लाइन लिख रहे हैं, 2000 पहले से सृष्टि थी वो तो हम पैदा किए हैं जी। तो ये तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर, तंज कर हाँ, असल में दरअसल समीर जी एक उनका वीडियो वायरल हो रहा है नीतीश कुमार का। वो कह रहे हैं कि जो महिलाएं सब इतनी सुंदर दिख रही हैं 2005 से पहले दिखती थी क्या जी, ये सब हम ही सब किए। उसको लेकर जो है वो टिप्पणी जो है तेजस्वी ने की। उसके इसकी साथ साथ नीतीश कुमार पर हमला उन्होंने खुला बोल दिया है आगे। वो बिल्कुल ही दरअसल हाँ, उसमें लिखा है उन्होंने कि महीनों बाद किचन कैबिनेट के अधिकारियों ने बोलना सिखाया, इतना रटाया फिर भी वही बोला जो बोलना था। कुल मिलाकर वो ये तेजस्वी यादव लगातार उन पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कोई फैसला अपने से नहीं ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व की ओर से जो फैसला जो दबाव बनाया जा रहा है उसी तरह के फैसले ले रहे हैं। उनके तेजस्वी यादव के जो ताजा ट्वीट है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अविनाश कुछ और जो घटनाक्रम जिस तरह से बदल रहे हैं और जानकारी लेकर आए हैं। जी अविनाश। हाँ, जो तेजस्वी यादव के जो ट्वीट हैं
हैं या बयान हैं, हम उनको किनारे एक तरह से रख दें, क्योंकि राजनीति में जो बयान होते हैं और जो जमीनी हकीकत होती है वो अमूमन देखा जाता है बिल्कुल अलग होती है। एक बात जो अभी कुछ दिन पहले संजय राउत ने भी बोली थी कि जेडीयू के 10 सांसद जो हैं वो बीजेपी के टच में, यदि नीतीश कुमार दाएं बाएं होंगे तो बीजेपी तुरंत उन सांसदों को तोड़ लेगी, और यही विधायकों के लिए कहा जा रहा है। तो इसलिए अगर नीतीश कुमार सीधा सीधा खुलकर इशारा देते हैं, क्योंकि ये तो माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जो भी स्टेप उठाएंगे वो 14 तारीख से पहले नहीं उठाएंगे, और बीजेपी को यदि एक दिन का भी समय नीतीश कुमार ने दिया तो उनकी पार्टी टूट जाएगी, विधायक भी जाएंगे और सांसद भी जाएंगे, और नीतीश कुमार भी अपनी पार्टी से बाहर चले जाएंगे, जिस तरीके से हमने शिवसेना में देखा, जिस तरीके से हमने एनसीपी में देखा। तो उसी आधार पर नीतीश कुमार जो बयान दे रहे हैं, आप जब नीतीश कुमार ने भी परसों गोपालगंज में जो बयान दिया, आप उसकी भाषा देखिएगा। नीतीश कुमार जब बोल रहे थे तो उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा मुस्कुराहट थी, गुस्सा बिल्कुल नहीं था कि हम 2 बार गलती से उधर चले गए थे। जबकि इससे पहले जब भी नीतीश कुमार बयान देते थे तो उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई देता था कि भाई वो हकीकत में वो उनसे कुछ गलती हो गई है। लेकिन अब जो बोल रहे थे वो ऐसा लग रहा है कि वो कोई उनके ऊपर एक प्रेशर भी है, पार्टी को भी बचाना है। लेकिन नीतीश कुमार जो फैसला ले चुके हैं वो आपको 14 तारीख के बाद दिखाई दे जाएगा। दूसरी बात यह है कि आज तेजस्वी यादव के बयान चल रहे हैं, लेकिन बाकी के आप उनके दूसरे नेताओं के आप बयान देखिएगा, क्योंकि तेजस्वी भी ये इशारा नहीं देना चाहते कि भाई हम लोगों के बीच में कुछ ऐसा कुछ हो गया है, ताकि बीजेपी को सतर्क होने का मौका मिल जाए। अब आप देखिएगा कि जो विवाद शुरू हुआ है वो 16 तारीख को अमित शाह के बयान से विवाद शुरू हुआ है, और उसके बाद से ना तो अमित शाह की तरफ से बयान आ रहा है और ना ही नीतीश कुमार अमित शाह बीजेपी के किसी बड़े नेता से मिल रहे हैं। दिल्ली आते हैं तो ना वो पीएम से मिलते हैं, ना वो जेपी नड्डा से मिलते हैं। और अभी जो खबर आ रही है कि 5 तारीख को अमित शाह जाने वाले थे और उनकी ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार से 2 बार मीटिंग कम से कम होने वाली थी। एक 5 तारीख को जो सुशील मोदी उनकी जयंती थी, तो क्योंकि अमित शाह को भी वहां पहुंचना था, यदि वो पटना होते तो 100% वहां जाते, और दूसरा नीतीश कुमार तो गए ही वहां पर। और आज गुरु पर्व है तो पटना साहिब गुरुद्वारे की तरफ से जो है वहाँ से निमंत्रण दिया गया था, और यह कहा गया था कि अमित शाह भी आएंगे, नीतीश कुमार भी आएंगे। नीतीश कुमार तो पहुंचेंगे, लेकिन अमित शाह का जो दौरा था 5 तारीख का वो रद्द इसलिए कर दिया गया, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अमित शाह से मिलने को तैयार नहीं है। तो जाहिर सी बात है यदि अमित शाह पटना जाते हैं और उसके बाद नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात नहीं होती है तो फिर सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि गठबंधन टूट चुका है। तो इसीलिए अभी ये कहना कि क्योंकि इसकी क्रोनोलॉजी भी यहाँ दिल्ली आ रहे हैं तब पटना में दिल्ली में नहीं मिल रहे हैं, अमित शाह से मोदी से नहीं मिल रहे हैं, और वहां अमित शाह पहुंच रहे हैं तब भी नहीं मिल रहे हैं, तो पूरी क्रोनोलॉजी ये बता देगी, स्पष्ट हो जाएगा कि एनडीए से नीतीश कुमार अलग हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल, यदि अमित शाह यदि पटना जाते हैं और नीतीश कुमार पटना में रहते हुए भी नहीं मिलते, वैसे तो उन्होंने अपने प्रोग्राम पटना के बाहर के तैयार पहले से ही कर लिए हैं, वो इस समय बिहार प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि उनको पता था कि क्योंकि जो अमित शाह का कार्यक्रम था ये 15 दिन पहले ही तय हो गया था। उसके बाद अगर नीतीश कुमार पटना के बाहर का कार्यक्रम अपना बना रहे हैं और अमित शाह के पटना में होते हुए वो कोशिश कर रहे हैं कि पटना में कम से कम समय रुकें, क्योंकि रात को नीतीश कुमार राजधानी लौट आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो मुलाकात होनी थी वो शाम को होनी थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जब नीतीश कुमार संभवतः मिलने को तैयार नहीं हुए हैं तो इसीलिए अमित शाह का कार्यक्रम रद्द हो गया है। तो कई चीजें चल रही हैं इस समय। तो अभी ये कह देना कि नीतीश कुमार का एक बयान आ गया है तो वो बयान तो खाली मीडिया की जो हलचल चल रही है उसको सिर्फ शांत करने के लिए दिया गया माना जा सकता है। और उस बयान को भी आप पूरा देखेंगे तो नीतीश कुमार जिस तरीके से पहले बयान दे रहे थे वो सब चीजें आपको उसमें कहीं नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि जो आप वो पूरा वीडियो देख लीजिएगा, बस उन्होंने बस यही बोला है कि 2 बार गलती से उधर चले गए थे। बिल्कुल आप एकदम सही कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो दिखाई पड़ रही हैं वो स्ट्रेटेजिक है, रणनीतियां चल रही हैं इधर से उधर उधर से उधर, बल्कि इसको दुरभिसंधि कहा जाए तो ज्यादा बढ़िया है कि कौन किधर कैसे जाएगा, और जाना भी है तो किस तरह के बयान देने हैं। जैसे अब तेजस्वी का हो चाहे लालू यादव का सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है, मीसा भारती का सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है नीतीश को लेकर, लेकिन तेजस्वी यादव थोड़े से एग्रेशन में दिख रहे हैं। उधर 1-2 बयान अब बीच में नीतीश कुमार भी देने लगे कि ये दिखाएं कि अभी वो हैं एनडीए में ही, अभी नहीं जा रहे हैं, और जब जाना होगा जैसे अविनाश बता रहे हैं कि 14 तारीख जो डेडलाइन उन्होंने तय कर रखी है, दी नहीं है कहीं पे, लेकिन ऐसा जो लग रहा है, तो फिर उस समय वो अचानक से आएंगे और राज्यपाल के पास पहुंचेंगे, कहेंगे अब बस हो गया, अब हमारा सपोर्टर अब हम बदल रहे हैं, जैसे पिछले साल किया था उन्होंने। दरअसल समीर जी, आरएसएस के बारे में जो कहा जाता है कि वो 10 मुंह है, उसके 10 मुंह से बोलता है ताकि वो समझ ही नहीं पाए कि वो चाहता क्या है और कर क्या रहा है। तो ये अदा जो है वो नीतीश कुमार ने आरएसएस के लोगों के साथ रहकर सीख लिए, तो नीतीश कुमार भी उसी तर्ज में अब बातें कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी से जब पूछा था पत्रकारों ने कि लालू जी ने तो ऑफर दे दिया है नीतीश को, तो तेजस्वी का क्या जवाब था? कह रहे आप सब आप लोगों को ठंडाने के लिए बोले हैं, आप सब पूछेंगे तो यही ना बोलेंगे जी।
तो जो ठंडाने के लिए जो नीतीश ने, असल में ठंडाने के लिए तो बयान नीतीश ने दिया है कि ताकि ठंडा हो जाए, चूंकि मीडिया में ज़्यादा चर्चा होने लग गई थी, तो बीजेपी सतर्क ना हो जाए, पहले से कोई खेल ना कर पाए। बीजेपी इस इंतजार में कि नीतीश कुमार कोई पहला दांव चले, नीतीश कुमार इसमें कि बीजेपी पहले कोई दांव चल दे। तो अब नीतीश कुमार के पास हालांकि 2-3 चीजें हैं। नीतीश कुमार के पास म्यान में जो है अमित शाह का बयान है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर। नीतीश कुमार के अब म्यान में जो है रमेश बिधूड़ी का बयान भी आ गया। फिर बिहार के साथ अन्याय का मामला भी आ जाएगा कि हम तो साहब मोदी जी के देखिए पैर तक छूते थे, लेकिन उन्होंने बिहार के साथ अन्याय किया, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया और आर्थिक पैकेज नहीं दिया, ये सारी बातें करेंगे। इधर छात्रों के साथ जो हो गया, अब जो जिन पे आरोप लग रहा था कि वो बीजेपी के बी टीम बनकर वहां बैठे हुए हैं, 25-2.5 करोड़ की जिनकी वैनिटी वैन की चर्चा है, तो कल रात को नीतीश कुमार की पुलिस ने जो है उनको सुना जाता है कि थपड़िया के उठवा लिया है गांधी मैदान से। तो अब ये यानी जो नौटंकी चल रही थी, जो तेजस्वी यादव का कहना था, पप्पू यादव का भी कहना था कि बीजेपी की बी टीम जो कर रही है, तो बीजेपी की बी टीम को नीतीश ने वहां से उठवा लिया। तो यानी तलवारें जो हैं वो बीजेपी और नीतीश में खिंची हुई हैं, ये तो साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वो म्यान के अंदर से तलवारें जो है वो थोड़ी ढकी छिपी हैं और दोनों की तरफ से पूरी तरीके से नहीं निकली हुई हैं, लेकिन वो सबने अपनी पीठ के पीछे रखी हुई हैं। जी बिल्कुल। तो समय आने का इंतजार है कि सामने तलवारें जो कब लेकर दोनों आएंगे। हाँ, लेकिन एक बात है अमलेंदु जी, आप जो कह रहे हैं कि उन्होंने काफी कुछ सीखा है अपने बीजेपी के नेताओं से, लेकिन ऐसा है नहीं। लालू प्रसाद यादव नीतीश के बारे में बहुत पहले कह चुके हैं कि वो कितने बड़े कलाकार हैं। उन्होंने कहा था कि हर आदमी के मुंह में दांत होते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पेट में दांत होते हैं। लेकिन चेले तो नीतीश कुमार जॉर्ज फर्नांडिस के हैं ना। तो जॉर्ज फर्नांडिस का तो बड़ा लंबा साथ रहा है आरएसएस के लोगों के साथ में। हालांकि जॉर्ज फर्नांडिस जो थे उन्होंने उस समय डॉक्टर लोहिया का विरोध किया था जब वो जनसंघ से समझौता कर रहे थे, और यहाँ तक कह दिया था कि आपका मुंह काला हो। लेकिन उसके बाद फिर वही काला मुंह जॉर्ज फर्नांडिस ने करा लिया आरएसएस के साथ जाकर, बीजेपी के साथ जाकर। तो उनके साथ लंबा रहा, और नीतीश कुमार को जॉर्ज फर्नांडिस ही लेकर गए आरएसएस के लोगों के साथ में। समता पार्टी बनाई, नीतीश कुमार साथ में थे, तो इसलिए लंबा उनका मतलब हेरिडिटी में भी चीजें बहुत सी आ गई हैं नीतीश कुमार के, तो बहुत कुछ सीख लिया है वहां से, बहुत कुछ सीख लिया है। लेकिन ये बिल्कुल सही है विनाश, जो चल रही है जो घटनाक्रम सारे, उनको देखते हुए ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि 14 जनवरी जो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, तो 14 जनवरी को कोई बड़ा धमाका नीतीश जरूर करेंगे। 14 जनवरी या उसके बाद, उसके आसपास 14 जनवरी या फिर 18 जनवरी, क्योंकि 18 जनवरी को भी पटना में बहुत गहमा-गहमी होने वाली है। राहुल गांधी पहुंच रहे हैं 18 तारीख को। 18 तारीख को लालू यादव ने अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली है, और यह भी कहा जा रहा है कि लालू यादव ने सभी विधायकों से उस दिन पटना में रहने के लिए बोल दिया है। विधायकों को पटना रोकने का सीधा सीधा मैसेज ये है कि बीजेपी, जैसे पिछली बार जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी, तो बीजेपी ने आरजेडी के 3-4 विधायक तोड़ लिए थे, और उन्हीं विधायकों के चक्कर में नीतीश कुमार की कुर्सी बच गई। और इसीलिए लालू यादव नहीं चाहते हैं कि 18 और 14 से 18 के बीच में कुछ भी हो, क्योंकि 14 तारीख के बाद से जैसे ही मान के चलिएगा कि स्थितियां बदलना शुरू होंगी, जो पटना में सारे विधायक आरजेडी के आ जाएंगे और उनको एक सेफ गेस्ट हाउस में रख लिया जाएगा। तो 14 से लेकर 18 तारीख के बीच का जो समय है वो बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो 18 तारीख को संभवतः यह भी हो सकता है कि 18 तारीख को ही जेडीयू विधायक दल की बैठक भी बुला ली जाए। 18 तारीख को आरजेडी विधायक दल, क्योंकि बैठक तो उन्होंने बुलाई रखी है, विधायकों को मैसेज दे दिया गया कि आपको 18 तारीख को पटना में रहना है। तो जाहिर सी बात है विधायक वहीं रहेंगे, तो तुरंत ही विधायक दल की तरफ से शपथ पत्र नीतीश कुमार को, मतलब जो समर्थन का पत्र है वो नीतीश कुमार को चला जाएगा। और जो अमलेंदु जी बोल रहे थे पटना लिफाफे वाला मामला, और नीतीश कुमार 2 लिफाफे लेकर राजभवन में भी पहुंच जाए। इसमें पहला तो उनका इस्तीफे का हो, और दूसरी तरफ से वो कहें कि भाई आरजेडी की तरफ से हमको समर्थन पत्र है और हम दोबारा से सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। हाँ, तो 18 तारीख को शपथ ग्रहण भी शाम तक हो जाए। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ जो तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई लालू यादव ने आपको ठंडाने के लिए बोला है, लेकिन हमको लग रहा है जो तेजस्वी यादव के जो ट्वीट चल रहे हैं वो सिर्फ बीजेपी को बरगलाने के लिए और मीडिया को ठंडाने के लिए चल रहे हैं। बाकी का पूरा जो खेल चल रहा है वो पर्दे के पीछे पूरा खेल लगभग सेट हो चुका है। आप देखिए जेडीयू के नेताओं के बयान जो पिछले दिनों लगातार आ रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को लालू यादव के जो न्योता दिया है उस पर ये 4 दिन लग जाते हैं ये बोलने के लिए कि भाई हम 2 बार उधर गलती से चले गए थे। और भाई आप जब इतना मामला गरमाया हुआ है तो आपको तुरंत बोलना चाहिए था। और उसके बाद अमित शाह का पटना नहीं जाना, तो कनेक्शन तो एक दूसरे से जुड़ते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय कौन क्या बोल रहा है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि बिहार में चल क्या रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तेजस्वी का जो ताजा ट्वीट है उसको देखते हैं, उसमें किस तरह से वो नीतीश पर हमला कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं अविनाश की, किस तरह से चीजें बदल रही हैं। लेकिन ये सब जो बदल रही हैं ये सब रणनीति का ही खेल है।
इसके पीछे जो चीजें हैं वो सारी चीजें तय हो चुकी हैं और उसका जो चीजें तय हो चुकी हैं उसका परिणाम 14 जनवरी के आसपास, 14 से 18 जनवरी के बीच दिख जाएगा और जो दिखना है वो चीजें पहले से स्पष्ट हो चुकी हैं। बहरहाल तेजस्वी ने अपने ताजा ट्वीट में लिखा हुआ है कि बेसुध है सरकार, बिहार में खून की बहार, दुर्गत यात्रा पर निकले सीएम, चंद दिनों की प्रमुख आपराधिक घटनाओं पर मुंह खोले। ये उन्होंने लगभग 150 घटनाओं का जिक्र किया है कि किस तरह से बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति है, किस तरह से वहां पर तमाम तरह की अराजकता फैली हुई है। उनके इस ट्वीट का मतलब है लगभग 150 घटनाओं का उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से एक उसका उल्लेख किया है और बताया है कि इसका जवाब दे कि ये सब क्या हो रहा है, कोई सरकार यहां है भी या नहीं है, कौन सी सरकार काम कर रही है और सरकार काम कर रही है तो क्या काम कर रही है। बीपीएससी के छात्र इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, उनकी कोई उन बात सुनने वाला नहीं है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली घूम रहे हैं, उसके बाद वो पटना भी पहुंचते हैं, लेकिन छात्रों से बातचीत करने का कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और उसके अलावा जो कानून व्यवस्था को लेकर इतने सारे जो उन्होंने घटनाओं का जिक्र किया है उस पर पूछा है कि ये जवाब कौन देगा। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि सरकार इन सारी चीजों से उदासीन है। उसकी जो सरकार पर यानी नीतीश कुमार पर दबाव है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दबाव इस तरह से काम कर रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार उसकी बदनामी हो, उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी तैयार हो, सत्ता विरोधी लहर तैयार हो और भारतीय जनता पार्टी उससे अपने को पीछा छुड़ा ले। जी बिल्कुल समीर जी, और ये जिस तरीके से चल रहा है सॉरी माफ कीजिएगा, जिस तरीके से वहाँ प्रशांत किशोर जमे, और प्रशांत किशोर के बारे में तेजस्वी ने भी आरोप लगाया और उन्होंने भी आरोप लगाया, पप्पू यादव ने भी किया, बीजेपी की बी टीम है, और उन्होंने तो यहाँ तक पूछा अपने तेजस्वी ने कि भाई इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जेडीयू का अमित शाह ने बनवाया था, तो नीतीश कुमार बताएं कि इसको क्यों बनवाया था, तो क्या अब वो संबंध खत्म हो गए। और ये आरोप जिस तरीके से उनका आया कि सब वो जो उनकी वैनिटी वैन है वो बीजेपी के कोई नेता हैं उदय सिंह, उनके नाम पे, उनकी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है, तो यानी भारतीय जनता पार्टी पीके को फाइनेंस कर रही है। ये चीजें वहां की मीडिया में चल रही हैं सामने, तो ये सब सामने आ गया। तो इसका मतलब समीर जी की अंदर ही अंदर खिचड़ी जो है वो जेडीयू और आरजेडी के बीच भी कुछ ना कुछ पक रही है, क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर अब देखा जाए तो कांग्रेस अभी तक बिल्कुल भी हमलावर नहीं है, और अकेले तेजस्वी के अलावा आरजेडी के बाकी लोग भी नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर होते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मीसा भारती कह रही है कि वो उनके पिताजी यानी लालू प्रसाद यादव और चाचा जी नीतीश कुमार मित्र हैं और वो इशारों में बात करते हैं, तो वो इशारों में कुछ बात कर रहे होंगे। तो ये इशारेबाजी क्या चल रही है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब वो यात्रा शुरू होने वाली तो लालू ने कह दिया था कि वो आंख सेकने के लिए निकल रहे हैं, और नीतीश कल कह रहे हैं कि 2005 से पहले कोई दिखता था, तो यानी कि अब उसको सही करते हुए नजर आ रहा है। तो ये समीर ये कोडवर्ड शायद लालू और नीतीश के बीच में कुछ चल रहे हैं, जिसको लोग समझ रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। वो तनकीद नहीं है, वो कोडवर्ड में शायद कुछ बात चल रही है। जी बिल्कुल, वहां पर ये सारी चीजें चल रही हैं और बिहार में बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन इस बदलाव की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और वो स्क्रिप्ट उसका नतीजा दिखाई पड़ेगा, यानी वो पर्दे पर आएगी आने वाले कुछ दिनों में, 10-15 दिनों के भीतर वो स्क्रिप्ट, उसका जो कुछ भी परिणाम होगा वो दिखाई पड़ जाएगी। लेकिन वहां जो कुछ भी चल रहा है उसका असर दूसरे राज्यों पर भी साफ देखा जा रहा है, खासकर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में एनडीए के घटक दलों के बीच जिस तरह की सिर्फ उठौल जारी है, आरोप प्रत्यारोप, सीधे तौर पर एक कैबिनेट मंत्री अपनी सरकार पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल जो अपना दल के नेता हैं, उनकी पत्नी भी केंद्र में मंत्री है। एनडीए के सबसे जो नए एनडीए का जो नया दौर है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद वाला, उसमें वो सबसे पुराने सहयोगी हैं उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने सीधे अपनी सरकार पर आरोप लगाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी अधिकारियों और उनके सूचना सलाहकारों के ऊपर कि किस तरह से जानबूझकर उनको फंसाने की कोशिश हो रही है, उनकी छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। और उसके बाद अब दूसरे नेता भी सरकार के ऊपर हमलावर हो गए हैं, गठबंधन के सहयोगी दलों के। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता अब अपनी ही सरकार के खिलाफ सामने आने लगे हैं और सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। एक विधायक ने तो यहां तक कह दिया कि अगर
समाजवादी पार्टी की सरकार रही होती तो अब तक हम लोगों ने न जाने क्या कर दिया होता। मजबूरी है कि हमारी सरकार है। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कहा कि मजबूरी है वरना मैं भुस भर देता मुख्यमंत्री निवास में। ये शब्द उन विधायक के कि हमारे, हाँ, नंद किशोर गुर्जर की हमारी सरकार है वरना अखिलेश यादव की सरकार होती तो मैं मुख्यमंत्री निवास में भुस भर देता, ये उनका कहना है। इधर दूसरे जो एक मंत्री है संजय निषाद, उन्होंने तो समीर जी साफ साफ कह दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में विभीषण इसी तरीके से रहे तो ये 2027 का चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। ये जो है कहना है उनका, ये संजय निषाद का कहना है। ये भी आरोप लगाया है कि उनके बेटे को भी हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने काम किया। भाजपा के नेताओं ने काम किया, यानी गठबंधन कहीं दिख नहीं रहा है समीर जी, ये साफ तौर पे समझ में आ रहा है। और ये आरोप आशीष पटेल ने भी लगाया है कि अनुप्रिया पटेल को भी हराने में भारतीय जनता पार्टी के नेता लगे हुए थे, पूरी कोशिश उन्होंने की लेकिन कामयाब नहीं हुए। हाँ, और अनुप्रिया पटेल वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में आशीष पटेल के साथ उपस्थित थी जब आशीष पटेल जहर उगल रहे थे भाजपा सरकार के खिलाफ, और दिल्ली आकर वो जेपी नड्डा से मिली। उसके बाद जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम दबने वाले नहीं है। ये अनुप्रिया पटेल भी कह रही हैं कि अगर षड्यंत्र होगा तो हम दबने वाले नहीं है, यानी षड्यंत्र हो रहे हैं। दिल्ली और लखनऊ के बीच कुछ गड़बड़ चल रहा है और इसमें नीतीश कुमार की भूमिका यहीं आकर समीर जी महत्वपूर्ण हो जाती है कि नीतीश कुमार की सजाती हैं अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल। तो क्या नीतीश कुमार ये अपने सजातीय नेताओं की कोई गोलबंदी भी कर रहे हैं या अति पिछड़ों की कुछ गोलबंदी कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है समीर जी। बिल्कुल, पीडीए की जो बात हो रही है तो एक उसकी गोलबंदी करते दिखाई पड़ रहे हैं एनडीए के घटक दलों के बीच, और उसको एक तरह से लीड करते दिख रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को बिहार में भारतीय जनता पार्टी भले ही सोच रही हो कि वो उपयोगी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार भी लगातार राजनीतिक दांव पेच अपना खेल रहे हैं, जारी रखे हुए हैं, और उसका असर जिस तरह से दूसरे राज्यों पर दिखाई पड़ रहा है, एनडीए के घटक दलों के बीच जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से दूरियां बढ़ रही हैं, उसको देखते हुए यह साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार की योजनाएं कामयाब हो रही हैं। और अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इसमें भी जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं लल्लन कुमार, हालांकि लल्लन कुमार लगातार उनका माफ कीजिएगा लल्लन सिंह, उनका सॉफ्ट कॉर्नर भारतीय जनता पार्टी के प्रति रहता है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी इस समय जिस तरह से एनडीए के विरोध में दिखाई पड़ रही है, उससे यह साफ जाहिर है कि जनता दल यूनाइटेड देर सबेर एनडीए से अलग हो जाएगी, और अलग होने का ये जो काम होगा वो बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही होगा। लल्लन सिंह को हम सुनाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। दिल्ली में जिस तरह से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जिस तरह से अभद्र टिप्पणियां आ रही हैं विपक्षी महिला नेताओं के खिलाफ, और दूसरे अरविंद केजरीवाल और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर जो तनातनी है उसको लेकर उन्होंने क्या कहा है। अरविंद केजरीवाल ने भी गृह मंत्री अमित शाह पर तल्ख टिप्पणी की है, उनकी कार्यशैली पर, कार्य क्षमता पर सवाल उठाए हैं। लेकिन पहले सुन लेते हैं लल्लन सिंह ने क्या कहा है अरविंद केजरीवाल के बारे में। कि चुनाव में हम लोग एनडीए के साथ हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अरविंद केजरीवाल इस देश के दूसरे लालू यादव के वो दूसरे प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त रहना, भ्रष्टाचार करना, और उसके बाद बड़ी बड़ी लंबी लंबी बात करना, ये सब कुछ नहीं है। अब यहाँ दिल्ली की जनता अब उनको जान गई है, समझ गई है। अभी चुनाव आता है तो पूर्वांचलियों के प्रति उनका प्रेम जागता है, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो उसके बाद वो कहते हैं कि भाई बिहार यूपी के लोग 5 लाख टिकट कटाते हैं 500 रुपया का, अब 500 रुपया का टिकट कटा के दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली आके इलाज करा के 5 लाख का चले जाते हैं। दिल्ली उनकी जागीर है क्या? दिल्ली देश की राजधानी है, इस देश के हर राज्य के लोगों का हक है दिल्ली पर, लेकिन अब उनका यही तरीका है, तो उनका तरीका है तो इस बार दिल्ली की जनता उनको जवाब देगी। सर, आपको पूरा विश्वास है कि एनडीए इस बार सरकार बना? बता तो रहे हैं कि दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी।
जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, मंत्री हैं और लल्लन सिंह, उनको ये विश्वास है कि दिल्ली में एनडीए की सरकार बनेगी। हालांकि जनता दल यूनाइटेड का कोई बहुत स्टेक नहीं है दिल्ली में, लेकिन फिर भी वो उम्मीद जता रहे हैं और ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच सब कुछ ठीक ठाक है। यानी बिहार में जो कुछ चल रहा है उसका असर दिल्ली पर न पड़ने पाए, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो छिपाने से नहीं छिपती हैं। चाहे कितनी भी रणनीति बन रही हो, रणनीति तैयार हो और ऊपर से जो बयानबाजी दिखाई पड़ रही हो उसमें अंतर दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन समझ में आ जाता है कि हो क्या रहा है। और बिहार में इस समय बहुत कुछ हो रहा है, या यूं कहें कि हो चुका है, जिसका नतीजा 14 जनवरी के बाद दिखाई पड़ने वाला है। अमलेंदु जी बिल्कुल, 14 जनवरी के बाद इसका नतीजा कुछ ना कुछ सामने आएगा और इसकी तैयारियां चल रही हैं। अब देखिए कितना ठहर ठहर के लल्लन सिंह भी बोल रहे हैं। हालांकि लल्लन सिंह के बारे में ये चर्चा चल रही थी कि वो मोदी जी से बहुत नजदीक हो गए हैं अब। हालांकि उनका वो लोकसभा में बाहें चढ़ाकर अमित शाह को धमकाते हुए वीडियो भी बीच बीच में वायरल हो जाता है। लेकिन अभी चर्चा ये चल रही थी कि वो मोदी जी के काफी ज्यादा नजदीक हो चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी ये बात कर रहे हैं, अटक अटक कर बोल रहे हैं, तो इससे भी संकेत मिल रहा है कि लल्लन सिंह भी जो है वो मोदी जी के साथ नहीं है, नीतीश कुमार के साथ ही दिखाई पड़ रहे हैं और अभी बातें कर रहे हैं। तो ये सब तैयारियां जो है वो खिचड़ी पकने की समझी जा रही है समीर जी। बिल्कुल 14 जनवरी से पहले की, और नतीजा उसका दिखाई पड़ने वाला है 14 जनवरी के बाद। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम मुद्दों पर और जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं, चाहे बिहार का मुद्दा हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह के बयान का मुद्दा हो, राज्यसभा में उन्होंने जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में दिया, इस समय विपक्षी दलों के निशाने पर सबसे ज्यादा कोई नेता है तो अमित शाह है, प्रधानमंत्री से भी ज्यादा। और इस समय दिल्ली में खासतौर पर अरविंद केजरीवाल के निशाने पर सबसे ज्यादा गृह मंत्री अमित शाह है। ऐसा क्यों है बताते हैं, लेकिन पहले देखते हैं कि गृह मंत्री पर किस तरह से निशाना साधा है अरविंद केजरीवाल ने। आज एक ट्वीट उन्होंने किया है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है कि अपना गृह मंत्री ही बदल दें। अरविंद केजरीवाल लिखते हैं कि अमित शाह जी कृपया इसे रोकिए, आप लोगों ने दिल्ली का क्या हाल कर दिया, कुछ तो कीजिए। प्रधानमंत्री जी, अगर अमित शाह जी से नहीं हो पा रहा तो कोई काबिल गृह मंत्री दीजिए जो दिल्ली वालों को सुरक्षा दे सके। यानी सीधे तौर पर उनकी कार्य क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं और उनकी काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि कोई काबिल मंत्री दीजिए, गृह मंत्री दीजिए। यानी गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह कतई काबिल आदमी नहीं है, ऐसा उनका कहना है। एक तीर से कई निशाने अरविंद केजरीवाल ने साधे हैं। एक तो अमित शाह को नाकारा बता दिया, नाकाबिल बता दिया। दूसरा, मोदी जी से कहा कि आपका मंत्रिमंडल बिल्कुल बेकार है, आपको मंत्री चुनना नहीं आता। तीसरा, यह भी बता दिया कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो अमित शाह के हवाले है, मोदी जी के हवाले है और ये दिल्ली को नहीं संभाल पा रहे। यानी एक तीर से अरविंद केजरीवाल ने कई निशाने ये भी बताना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की मजबूरी क्या है कि अगर वो काबिल नहीं है फिर भी बनाए हुए हैं। तो इसका मतलब कि कोई प्रधानमंत्री की कोई नस जो है वो अमित शाह के पास दबी हुई है, ये बताना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो यानी समीर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अमित शाह पर सीधे सीधे हमले करने में अरविंद केजरीवाल कतई चूक नहीं रहे। लेकिन इस चूक के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने सहयोगी समझे जाते थे और लोकसभा में और राज्यसभा में सारे बिल पास करवाया करते थे, नवीन पटनायक, उनकी पार्टी बीजू जनता दल आज उड़ीसा में जबरदस्त प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कर रही है। समीर जी, ये एक और नई खबर है। जी बिल्कुल, उस खबर पे भी चलते हैं, लेकिन अभी तुरंत एक खबर आ रही है कि पटना में प्रशांत किशोर जो जन स्वराज पार्टी के नेता हैं, बीपीएससी छात्रों के समर्थन में पिछले 4 दिन से आमरण अनशन पर बैठे थे। आज सुबह करीब 4 बजे उनको पुलिस ने वहां से हटा दिया, भगा दिया, हिरासत में ले लिया। लेकिन अभी खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर को वहां से सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई है। तो ये बड़ी खबर है। अभी सुबह उनको गिरफ्तार किया था, पुलिस ने हिरासत में लिया था और उनको अब जमानत दे दी गई है। 4 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे। और अभी जो बात अमलेंदु जी कह रहे हैं कि जो एनडीए के करीबी हुआ करते थे, हालांकि पिछले चुनाव में एनडीए से अलग हो गया बीजू जनता दल उड़ीसा में, और अलग तब हुआ जब बीजू जनता दल उड़ीसा से खत्म हो गया। यानी भारतीय जनता पार्टी पर जो ये आरोप लगते हैं कि अपने सहयोगी दलों को वो खत्म कर देती है, उसका एक जीता जागता उदाहरण बीजू जनता दल भी है। और आज वही बीजू जनता दल वहां की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। देखते हैं एक बार किस तरह से वहां बीजू जनता दल के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि बीजू जनता दल
की जिस तरह से रुखसती हुई है उड़ीसा से सरकार से, उसके लिए भी बीजू जनता दल ही जिम्मेदार है। एनडीए का साथ लंबे समय तक रहा उसका, और धीरे धीरे करते करते एनडीए के सहयोगी के तौर पर ही वो पहले बड़ी पार्टी हुआ करती थी, और अब बड़ी पार्टी जो छोटी पार्टी थी उसने उसको वहां से रिप्लेस कर दिया, और अब भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार में है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हरियाणा में है, जो बिल्कुल उसी तरह जैसे महाराष्ट्र में है। तो अब वहां पर वही बीजू जनता दल जो कभी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी होती थी, अब उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने को विवश है। देखते हैं जी, जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। समीर जी देखिए, जो एरियल विजुअल है, ये ड्रोन का विजुअल है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि कितना जबरदस्त प्रदर्शन जो है बीजू जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आयोजित किया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कितना अपार जनसमूह जो है ये खड़ा हुआ है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी उससे बिदक रहे हैं। और समीर जी, ये जो घटनाक्रम है, जो उड़ीसा का घटनाक्रम है, ये भी नीतीश कुमार के लिए एक सबक के तौर पे आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा सटोगे तो कटोगे। जो आरजेडी के दफ्तर के बाहर जो लगा हुआ था कि बीजेपी से सटोगे तो कटोगे, तो नीतीश कुमार के लिए ये संकेत काफी है कि बीजेपी से ज्यादा सटोगे तो कटोगे। तो ये सामने आ रहा है। और जैसे संजय सिंह ने कहा था एकनाथ शिंदे के लिए कि भाई वो तो बटा भी नहीं था फिर भी कट गया, तो ये नीतीश कुमार की समझ में आ रहा है। तो बिहार भी समीर जी साथ साथ चल रहा है, दिल्ली में भी जो चल रहा है खेल, यानी बहुत कुछ जो है देश की राजनीति में हमको आने वाले दिनों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार ये कतई नहीं चाहते हैं कि उनका हश्र वो हो जो एकनाथ शिंदे का हो गया और जो बीजू जनता दल का हो गया, वहां नवीन पटनायक का हो गया। ये आप देख सकते हैं जो विजुअल्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये बीजू जनता दल के लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं जो वहां की भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जहां लगभग 2.5 दशक तक वो वहां बीजू जनता दल की बी पार्टी होकर चुनाव लड़ती थी, एनडीए हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे बीजू जनता दल को वहां से उसने हटा दिया, खत्म कर दिया जब तक केंद्र में 10 साल की सरकार के दौरान। और अब ये स्थिति है कि वही बीजू जनता दल भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने को विवश है, अभिशप्त है। और ये विजुअल्स जो दिखाई पड़ रहे हैं ये उसी प्रदर्शन के हैं। बड़ी रैली हो रही है, प्रदर्शन हो रहा है, बीजू जनता दल के लोग कार्यकर्ता। खुद नवीन पटनायक सड़क पर उतरे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हालांकि काफी वृद्ध हो चुके हैं और उनको बीमारियां भी हैं, उसके बावजूद खुद नवीन पटनायक जो हैं वो इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए खुद सड़क पर उतरे हैं। समीर जी जी बिल्कुल, तो बहुत ये महत्वपूर्ण गंभीर, और अभी सरकार बने मुश्किल से 6-7 महीने ही बिल्कुल 6 महीने भी कहा हुआ है, कहा हाँ अभी तो हुए नहीं है। हाँ आप समझ सकते हैं 4 तारीख को परिणाम आए थे तो समझ सकते हैं, लेकिन मतलब सरकार बने हुए अभी नहीं हुए 6 महीने, उससे पहले ये चीजें सामने आने लग गई हैं। तो यानी इसके पहले बीजू जनता दल के नेता चुनाव में धांधली की शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास जा चुके हैं, चुनाव से मिल चुके हैं और कह चुके हैं कि धांधलियां हुई हैं और वहां जो सरकार बनी है वो धांधलियों से सरकार बनी है, ये भी जाकर आरोप लगा चुके हैं। यानी इंडिया गठबंधन के बाद बीजेपी का जो सहयोगी समझा जाता था बीजू जनता दल, वो चुनाव आयोग पहुंचा कि चुनाव में धांधलियां हुई हैं और बीजेपी की सरकार जो बनी है वो धांधलियों से बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो धांधलियों से प्रधानमंत्री बने हैं, ये बीजू जनता दल का आरोप है। ये बीजू जनता दल का आरोप है। और वहां की जो बीजेपी सरकार है उड़ीसा में, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन, बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें खुद पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, वरिष्ठ नेता है बीजू जनता दल के, वो यहां पर प्रदर्शन में शामिल है, एक बड़ा प्रदर्शन कर रहा है। और चुनावी धांधली की शिकायत पहले ही बीजू जनता दल चुनाव आयोग से कर चुकी है। चुनावी धांधली की शिकायतें तमाम हो चुकी हैं, लेकिन चुनाव आयोग अभी उस पर खामोशी बरते हुए है। जवाब भी जो दे रहा है वो उस तरह के जवाब है जो कि राजनीतिक दलों की ओर से किसी राजनीतिक दल को दिए जाते हैं, उस तरह का। उसको लेकर विपक्ष लगातार नाराज है। लेकिन अब जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनावी धांधली की बातें हो रही है, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के वोटरों का नाम काटा जा रहा है, वोटर लिस्ट से नए नाम जोड़े जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने से चुनाव आयोग नए नाम जोड़ रहा है। यह मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया है, लेकिन सबसे ज्यादा गर्म वो मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश चंद्र विधूड़ी ने बयान दिया है और उस पर विपक्षी दलों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।
उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और कांग्रेस पार्टी की नेता सांसद प्रियंका गांधी के खिलाफ बेहद अभद्र टिप्पणी की है और उस टिप्पणी को लेकर उस तमाम राजनीतिक दलों की ओर से तल्ख प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी तक रमेश चंद्र विधूड़ी के खिलाफ कोई बयान या कोई कार्रवाई की खबर अभी तक नहीं आई है। अमलेंदु जी, अगर आई हो तो आप बताएं। नहीं समीर जी, मेरे भी अभी तक कोई नजर नहीं पड़ी कि रमेश चंद्र विधूड़ी पर कोई कार्रवाई की गई है। और देखिए, कोई कार्रवाई होगी भी नहीं। अगर रमेश चंद्र विधूड़ी पर कार्रवाई होगी तो अमित शाह पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी? अब ये तो रमेश चंद्र विधूड़ी कहेंगे। रमेश चंद्र विधूड़ी तो माफी भी मांग चुके हैं, जबकि अमित शाह ने माफी भी नहीं मांगी है। तो इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इसलिए ये कोई आशा नहीं करनी चाहिए। फिर दूसरी बात, अगर रमेश चंद्र विधूड़ी पर कार्रवाई होगी तो नरेंद्र मोदी पर क्यों नहीं होगी? दीदी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, इन सब के लिए कार्रवाई क्यों नहीं हुई नरेंद्र मोदी पर? तो ये तो अब रमेश चंद्र विधूड़ी तो नरेंद्र मोदी के प्रतिद्वंदी बनकर उभर रहे हैं ना। तो कह रहे हैं विपक्ष के नेता, चाहे संदीप दीक्षित ने कहा हो या मनीष सिसोदिया ने, कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उन्हीं का ये अनुसरण कर रहे हैं, उन्हीं की नकल कर रहे हैं, उन्होंने जो सिखाया है वही देखकर कह रहे हैं। एक बार सुनते हैं मनीष सिसोदिया ने इस पर किस तरह से टिप्पणी की है और क्या कहा है। उन्होंने रमेश चंद्र विधूड़ी की जो टिप्पणी है, उनका जो बयान है, उसके लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया है। सुनते हैं मनीष सिसोदिया को। प्रियंका गांधी के बारे में बोला, उससे माफी मांगी, फिर सीएम आतिशी के लिए बोला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, रमेश विधूड़ी जी जो बोलते हैं वो अपने नेताओं से डिस्कस किए बिना बोलते होंगे या अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स के बिना इशारे पे बोलते होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है कि महिलाओं के ऊपर भद्दी टिप्पणी करो, महिला मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी करो, उनके व्यक्तित्व पर टिप्पणी करो और फिर उनका ऐसे सार्वजनिक मंच से मजाक उड़ाओ। कल जिस मंच से प्रधानमंत्री जी दिल्ली की जनता से अपील कर रहे थे कि उनकी सरकार बनवा दो, उसी मंच से रमेश विधूड़ी जी महिलाओं को गालियां दे रहे थे, महिलाओं पे अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि क्या वो इसकी बात से सहमत हैं कि नहीं है। क्या वो रमेश विधूड़ी जी जैसे व्यक्ति को ही दिल्ली की राजनीति में आगे लाने के लिए वोट मांग रहे हैं लोगों से? सर, अभी तक किसी भी बीजेपी नेता का भी बयान इस पर नहीं आया है। आपको क्या मैं तो खुद कह रहा हूं ना कि प्रधानमंत्री जी को बयान देना चाहिए। अगली बार प्रधानमंत्री जी जब रैली में आए तो रमेश विधूड़ी जी के साथ या तो गले लगा के बता दें कि मैं चाहता हूं कि दिल्ली की स्कूल व्यवस्था, दिल्ली की अस्पतालों की व्यवस्था, दिल्ली के बिजली पानी की व्यवस्था सब रमेश विधूड़ी जी जैसे नेताओं को सौंपनी है, जिसमें वो बैठ के इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे। दिल्ली की सारे टीचर्स की टीम को इनको सौंप दिया जाए जिसके ऊपर रमेश विधूड़ी जी ऐसे करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी अगली बार वोट मांगें तो रमेश विधूड़ी जी के नाम पे मांगें कि मैं ऐसी अभद्र भाषा बोलने वाली राजनीति दिल्ली पे थोपना चाहता हूं, उसको वोट दे दो। सर, एक अंतिम सवाल, आज जो तो बड़े आरोप मनीष सिसोदिया ने लगाए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर घेर रहे हैं कि वो अगर रमेश चंद्र विधूड़ी की इन टिप्पणियों से इत्तेफाक रखते हैं तो अब वो सीधे दिल्ली की जनता को बताएं कि दिल्ली में जीतने के बाद, जो जीतने का सपना पाले हुए हैं, जीतने के बाद किन लोगों के हाथों में दिल्ली की सरकार सौंपने जा रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी किसी को अपना नेता नहीं बनाया है, किसके फेस पर चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि जब भी फेस पर चुनाव लड़ी है उसको जबरदस्त मुंह की खानी पड़ी है, चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, इसलिए अभी तक कोई फेस तो नहीं प्रोजेक्ट किया है। लेकिन जिस तरह से मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि उनको बताना चाहिए कि हमारे पास ऐसे नेताओं की ही फौज है जिनके भरोसे हम दिल्ली की सरकार सौंपना चाहते हैं और दिल्ली की सरकार को, दिल्ली की जनता को उसी के भरोसे हम सौंपना चाहते हैं। हाँ समीर जी, सही सवाल पूछा है कि बता दें कि भैया आपका मुख्यमंत्री का चेहरा रमेश विधूड़ी है, आप ये बता दीजिए, दिक्कत क्या बताने में। अगर भाई है चेहरा तो बताइए। अब मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उससे पहले बीजेपी ने बता दिया था कि चेहरा ये है दिल्ली का। तो अब यही सवाल है बीजेपी से कि अगर नरेंद्र मोदी ने उनको अपना चेहरा बना लिया है रमेश विधूड़ी को बीजेपी का, तो घोषणा करने में क्या दिक्कत है? रमेश विधूड़ी के नाम पे वोट मांगे, रमेश विधूड़ी के नाम पे शायद मोदी जी से ज़्यादा वोट मिल जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में, ऐसा भारतीय जनता पार्टी सोचती होगी। तभी तो रमेश चंद्र विधूड़ी को जो है बचाया जा रहा है और उनके समर्थन में पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई दिखाई पड़ रही है। समीर जी, जी बिल्कुल खड़ी दिखाई पड़ रही, क्योंकि अभी तक किसी भी पार्टी की तरफ से आधिकारिक रूप से, ना तो दिल्ली प्रदेश भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और ना ही रमेश चंद्र विधूड़ी के इन बयानों की, टिप्पणियों की किसी भी तरह से निंदा की गई है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि जब प्रियंका गांधी के खिलाफ रमेश चंद्र विधूड़ी टिप्पणी कर रहे थे तो एक महिला नेता
जनता भारतीय जनता पार्टी की उस समय खड़ी थी। और सोशल मीडिया पर इस बात की भी चर्चाएं हो रही है, इस पर भी सवाल हो रहे हैं कि वो महिला भी उसका कोई प्रतिवाद नहीं कर रही हैं, वो भी हंस रही हैं। और यही सवाल उठा रहे हैं विपक्षी नेता भी और तमाम गैर राजनीतिक लोग भी कि क्या भारतीय जनता पार्टी की यही संस्कृति है और जानबूझकर विधूड़ी ने इस तरह के बयान दिए हैं। और क्या उनको फिर अब एक इनाम मिलेगा, जिस तरह से उन्होंने लोकसभा में पिछली लोकसभा में उन्होंने जिस तरह से बीएसपी के सांसद के खिलाफ टिप्पणी की थी, उनके ऊपर धार्मिक टिप्पणी की थी और बहुत ही अभद्र भाषा में उनके खिलाफ टिप्पणी की थी। ना तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई लोकसभा में और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई की, बल्कि उसके बाद उनको राजस्थान में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने खुलेआम नारे लगाए, बहुत ही आपत्तिजनक किस्म के नारे लगाए, लेकिन उनको भी पार्टी में प्रमोशन मिला। तो अब यही सवाल उठ रहे हैं और उनकी पुष्टि होती दिखाई पड़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की अभद्र टिप्पणियों के लिए, अभद्र भाषा के लिए वहां पर सजा नहीं मिलती है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, बल्कि उन्हें इनाम मिलता है, पुरस्कार मिलता है। हाँ बिल्कुल समीर जी, और ये एक तमगे के तौर पे जो है भारतीय जनता पार्टी में इसको समझा जाता है। तो तमगा जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से ये लगाया है, उन्होंने अपना विधूड़ी ने अपने चेहरे पर इस तरह की बातें करके। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर निश्चित तौर पे बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए रमेश विधूड़ी पर, लेकिन रमेश विधूड़ी पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो समझा जा सकता है। आपको याद होगा समीर जी, इससे पहले भी वो उत्तर प्रदेश के बलिया के एक विधायक हुआ करते थे, सुरेंद्र सिंह नाम उनका हुआ करता था, वो बड़े सुर्खियों में रहते थे। तो वहीं से शायद प्रेरणा ली जा रही है कि शायद मोदी जी की कृपा हो जाएगी, या ये हो सकता है कि मोदी जी को टक्कर देनी है तो उसी स्तर पर जाना होगा। तो ये चीज भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है, तो मोदी जी को कौन कौन टक्कर दे सकता है, ये सब समझ में आ रहा है। कई नेताओं ने नारे लगाए, उनको भी बीजेपी में काफी कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उनको अच्छे पद मिले और पार्टी में उनका कद बढ़ता गया धीरे धीरे। हाँ, पार्टी में उनका कद बढ़ता चला गया और देखिए रमेश विधूड़ी का भी कद बढ़ता चला गया। भाई राजस्थान जैसे प्रदेश का उनको बनाया गया इंचार्ज, वहां सरकार बन गई। जी हाँ। तो रमेश विधूड़ी ने शायद वहां सरकार बनवा दी। तो अगर रमेश विधूड़ी ने वहां सरकार बनवा दी बीजेपी की, तो दिल्ली में फिर उनका चेहरा क्यों नहीं घोषित कर रही है बीजेपी? यही तो सवाल पूछा जा रहा है, मनीष सिसोदिया यही सवाल पूछ रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो नरेंद्र मोदी अपनी सभा में आप घोषणा कर देंगे रमेश विधूड़ी मुख्यमंत्री होंगे बीजेपी की तरफ से। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है रमेश चंद्र विधूड़ी के बयान को लेकर मनीष सिसोदिया ने, और दिल्ली की स्थिति के लिए कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से आरोप लगाए हैं गृह मंत्री अमित शाह पर अरविंद केजरीवाल ने, और प्रधानमंत्री पर सीधे सीधे सवाल उठाया है कि आपकी उनकी क्षमता पर, गृह मंत्री की क्षमता पर सवाल उठाया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विवशता पर सवाल उठाया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कोई काबिल गृह मंत्री प्रधानमंत्री के पास नहीं है? अगर वो दिल्ली की कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं तो क्यों नहीं कोई कायदे का गृह मंत्री नियुक्त करते प्रधानमंत्री? देखते हैं क्या आज ट्वीट किया है अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन यह भी एक बड़ा सवाल है कि जब से गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मसले पर घिरे हैं, उनसे माफी की मांग की जा रही है, इस्तीफे की मांग की जा रही है, तब से वो लगातार विपक्ष के नेताओं के निशाने पर है, न सिर्फ उस बयान के लिए बल्कि तमाम दूसरी चीजों के लिए भी। ताजा तरीन उदाहरण है कि अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह की कार्य क्षमता पर ही सवाल उठाए हैं। देखते हैं क्या लिखा है अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में। लिखते हैं कि अमित शाह जी कृपया इसे रोकिए, आप लोगों ने दिल्ली का क्या हाल कर दिया, कुछ तो कीजिए। प्रधानमंत्री जी, अगर अमित शाह जी से नहीं हो पा रहा तो कोई काबिल गृह मंत्री दीजिए जो दिल्ली वालों को सुरक्षा दे सके। और उन्होंने सौरभ भारद्वाज के एक ट्वीट को रीट्वीट करके लिखा है कि दिल्ली के संगम विहार में कुछ एक देर रात कोई घटना होती है और इस तरह की घटनाएं दिल्ली में लगातार हो रही हैं। कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली ने तमाम दिक्कतें आ रही हैं और उसके लिए चूंकि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है तो उसके लिए सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार बताया जा रहा है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह पर ही निशाना साधना, इसका मतलब कि विपक्ष के निशाने पर इस समय सबसे ज्यादा
गृह मंत्री अमित शाह है, और इसके पीछे बड़ी वजह यही है कि राज्यसभा में जिस तरह से उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के खिलाफ बयान दिया था, इसीलिए वो लगातार निशाने पर है। तमाम दूसरी वजहों से भी अब उनको विपक्ष अपने निशाने पर ले रहा है। हाँ बिल्कुल समीर जी, विपक्ष उनको निशाने पर ले रहा है, चूंकि अब उन्होंने बाबा साहब का जिस तरीके से अपमान किया उसकी वजह से वो निशाने पर हैं, और तमाम मसलों को लेकर अमित शाह निशाने पर आते जा रहे हैं। इधर समीर जी, दिल्ली में भी अब चुनावी गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा तेज होती चली जा रही हैं। रमेश विधुड़ी की हम लोगों ने चर्चा कर ली, मनीष सिसोदिया के वार की चर्चा कर ली, अरविंद केजरीवाल की चर्चा कर ली। आज कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार, उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने प्यारी दीदी योजना जो कांग्रेस की है उसका शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस दिल्ली में सरकार बनाएगी और हम महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, और इस पर कैबिनेट की पहली बैठक में ही फैसला हो जाएगा, उसी मॉडल पर जो हमने कर्नाटक में लागू किया था। यानी समीर जी, अब कांग्रेस जो है वो दिल्ली में भी अब खुलकर खेलने की तैयारी कर चुकी है। तो दिल्ली का मैदान भी अब काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होता जा रहा है, और यहाँ एक तरीके से दिखाया तो त्रिकोणीय संघर्ष की तरफ दिल्ली अब बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तीनों पूरा जोर जो है वो दिल्ली पर अब लगाएंगे। तो आने वाले दिनों में दिल्ली भी एक जंग का मैदान होगा। बिहार से लेकर दिल्ली तक जंग ही जंग हमको देखने को मिलेगी। दिल्ली में विधानसभा की जंग भी होगी, और अगर बिहार में कुछ पलटा पलटी होती है तो उसका असर भी हमको सीधे सीधे दिल्ली की यानी केंद्र की सरकार पर भी मिलेगा। तो दिल्ली से लेकर बिहार तक इस समय जंग का मैदान बना हुआ है अच्छी तरीके से, ये समझ में आ रहा है। तो दिल्ली, बिहार से लेकर दिल्ली तक जंग का यानी राजनीतिक जंग का मैदान बना हुआ है। बिहार में लगातार घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं, दांव पेच चल रहे हैं, बयान अलग किस्म के आ रहे हैं, लेकिन अंदर खाने कुछ और हो रहा है। और जिस तरह से नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच यानी जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के बीच एक तरफ दिख रहा है कि तलवारें खींची हैं, और दूसरी तरफ यह भी लग रहा है कि बहुत कुछ अंदर खाने पक चुका है, उसकी घोषणा होनी बाकी है। तो ये सारी चीजें बहुत ही दिलचस्प है। लेकिन अब बिल्कुल सही कह रहे हैं अमलेंदु जी कि दिल्ली में भी अब चुनावी बिसात बिछ चुकी है। एक त्रिकोणीय संघर्ष की यहां पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जल्दी ही घोषणा होने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम घोषणाएं दिल्ली के लिए कर चुके हैं। तो अब माना जा सकता है कि घोषणा जल्दी होने वाली है चुनाव की। हाँ, बस 10-5 रैलियां प्रधानमंत्री की और हो जाएं। जितनी घोषणाएं करनी है, सांता क्लॉस की जेब में, झोलियों में जो है जो कुछ निकल के बाहर आ जाए, उसके बाद तुरंत घोषणा हो जाएगी। क्योंकि कितने हजार करोड़ दे दूं, कितने हजार करोड़ दूं, उसके बाद होना तो कहीं कुछ है नहीं, कितने हजार करोड़ दे दूं। तो ये, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा समीर जी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी पर आपदा करके जो प्रहार किया, उस पर आम आदमी पार्टी जोरदार तरीके से पलटवार क्यों नहीं कर रही है। हालांकि किया है पलटवार, ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री को घेरा है, लेकिन वो जो जोरदार होना चाहिए था वो अभी तक चीजें समझ में नहीं आ रही है। हो सकता है शायद इंतजार कर रहे हो कि प्रधानमंत्री अभी कुछ और उगले, उसके बाद इकट्ठा एकदम से प्रहार किया जाए, ये भी हो सकता है। क्योंकि अभी तो रमेश विधुड़ी जिस तरीके से मैदान में कूदे हैं, उसको लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो बहुत ही दिलचस्प लड़ाई यहां देखने को मिल रही है दिल्ली में विधानसभा चुनाव में, और आगे धीरे धीरे ये बहुत ही रोचक बनती जा रही है। लगातार इस पर जो तमाम घटनाक्रम बदलते दिखाई पड़ रहे हैं, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र से लेकर और अब दिल्ली में भी उनका नतीजा बहुत कुछ दिखाई पड़ने वाला है। और सबसे बड़ा जो नतीजा दिखाई पड़ेगा वो पड़ेगा केंद्र में, यानी जो दिल्ली की सरकार है, एनडीए की सरकार है, एनडीए के घटक दलों में जिस तरह से उठापटक चल रही है, अगर वो पूर्णता को प्राप्त होती है यानी उसका नतीजा वही निकलता है जो होता दिखाई पड़ रहा है, तो दिल्ली की सरकार खतरे में आ जाएगी, ये साफ दिख रहा है। बने रहिए डीबी लाइव के साथ, तमाम ताज़ा तरीन खबरों और विश्लेषण हम आपको तक पहुंचाते रहेंगे। नियमित हमारे जो नियमित कार्यक्रम हैं आप उनके साथ बने रहिए, देखते रहिए। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।